तो आज का टॉपिक है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेद या औषधि निर्माण। इसमें हम एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले आता है रसशास्त्र क्या है। तो रसशास्त्र साइंस ऑफ मरकरी है, जिसमें हम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं बाय विच वेरियस मेटल्स, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग मरकरी आर प्यूरिफाइड एंड कंबाइंड विद हर्ब्स इन एन अटेम्प्ट टू ट्रीट इलनेस। तो इसमें सबसे पहले आता है, जिस प्रकार आयुर्वेद में प्रथम उपदेष्टा ब्रह्मा को माना गया है, ठीक उसी प्रकार रस शास्त्र में प्रथम भीषक भगवान शिव रुद्र को माना जाता है। तो जैसे आयुर्वेद माना गया है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद का वर्णन किया, उसके बारे में बताया, तो ठीक उसी प्रकार रस शास्त्र का वर्णन और रस शास्त्र के प्रथम भीषक भगवान शिव रुद्र को माना जाता है। रस शास्त्र का मुख्य द्रव्य पारद है, मतलब जो मेन एलिमेंट है वो पारद है रस शास्त्र में। धातुओं को अपने में आत्मसात करने की शक्ति के कारण ही इसे रस कहा गया है। तो ये क्या करता है, बाकी धातुओं को अपने में समाविष्ट कर लेता है। जो पारद होता है वो बाकी धातुओं को अपने में समाविष्ट कर लेता है, विलीन कर लेता है, खा जाता है, तो इसलिए इसको रस कहते हैं। इस पारद को लक्ष्य करके जो शास्त्र लिखा गया उसे रसशास्त्र नाम से जाना गया है। तो इस पारद को, इस मरकरी के बेसिस पर जो पूरा एक शास्त्र लिखा गया उसे रसशास्त्र माना गया है। तो ये रसशास्त्र का श्लोक है, जिसका मतलब है, जिस शास्त्र के अंतर्गत रस, उपरस, विभिन्न धातु, उपधातु, रत्न, उपरत्न, पारद के संस्कार, धातुओं की शुद्धि करने हेतु कार्य, ध्रुति का वर्णन, भस्म आदि वर्णन हो, वह रसशास्त्र कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रस। रस शास्त्र में रस शब्द से पारद अभिष्ट है, मतलब रस को पारद माना गया है। इसके पर्याय क्या है रस के? पारद, स्वरस और द्रव। इसकी निरुक्ति क्या है? रसनात् सर्व धातु नाम रसः इत्यभिधीयते। पारद सभी धातुओं को खा जाता है, उसे रस कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, जो पारद होता है वो बाकी धातुओं को अपने में समाविष्ट कर लेता है, तो इसलिए इसको रस कहते हैं। रस्ति भक्ष्यति सर्वान लोहान इति रस। स्वर्ण आदि सभी लोहों को अपने में विलीन करने के कारण पारद रस कहलाता है। तो जो पारद है वो मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, जितने भी एलिमेंट्स है, अपने अंदर विलीन कर लेता है। वृद्ध अवस्था, रोग, मृत्यु का नाश करने वाले को रस कहा गया है। अब ये रस द्रव्य का कुछ एक ऊपर ऊपर से क्लासिफिकेशन दिया गया है कि 50% हम रस द्रव्य में पारद के बारे में पढ़ते हैं। फिर अदर्स में प्राइमरी बताए हैं महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, रत्न और उपधातु। फिर सेकेंडरी बताए हैं विष, उपविष, क्षार, लवण, सिक्ता आदि। तो इसमें आता है अब रस औषधियों की विशेषता। अब इसमें रस औषधियों की विशेषता बताई गई है। बाकी भी हम द्रव्य गुण में पढ़ रहे थे, प्लांट्स होते हैं, वनस्पति होते हैं, सब जितने भी हैं औषधि बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो रस औषधियों की अब हमें ऐसे मेटल्स की क्या जरूरत पड़ी, तो इसकी विशेषता इसमें बताएंगे। जिनकी मात्रा अल्प हो और जो बहुत ही गुणों को प्रदान करने वाली हो तथा शीघ्रता से जिसका दीपन पाचन हो जाए, वह औषधि श्रेष्ठ है। तो मतलब जो कम अमाउंट में ही असर कर जाए, जो औषधि जिसमें बहुत सारे गुण हो, जिससे जो पेशेंट है वो ठीक हो सके, और जो शीघ्रता से जिसका दीपन पाचन हो, मतलब एकदम शीघ्रता से जिसका काम हो, जो रिजल्ट जो है एकदम जल्दी दिखाए। जैसे वनस्पतियों का हम अगर यूज करते हैं तो उनको काफी लंबे टाइम तक यूज करना पड़ता है, जिससे एकदम हमारी जो रोग है, हमारा जो रोग है वो जड़ से खत्म हो सके। तो पर रस शास्त्र जो है वो शीघ्रता से असर करता है। अल्प मात्रा में प्रयोग, अरुचि उत्पन्न नहीं करना, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, असाध्य रोगों को भी दूर करना, दीर्घ काल तक सुरक्षित रहना। तो ये भी कुछ रस औषधियों की विशेषता बताई गई है कि यह असाध्य रोगों को भी दूर कर देता है और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। फिर आता है भेषज कल्पना की परिभाषा। ऐसा शास्त्र जिसमें वानस्पतिक द्रव्यों का परिचय, संग्रहण, भंडारण, निर्माण विधि एवं पैकिंग तथा उत्पादन तिथि, अंतिम उपयोग तिथि
आदि विषयों का अध्ययन अध्ययन किया जाता है उसे भेषज्य कल्पना कहते हैं। तो मतलब भेषज्य कल्पना उसे कहेंगे जिसमें अलग अलग वानस्पतिक द्रव्यों का आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया गया हो, कलेक्शन के बारे में, स्टोरेज के बारे में, फॉर्मेशन मेथड बताया गया हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब आदि बताए गए हों, तो ऐसे शास्त्र को भेषज्य कल्पना कहते हैं। भेषज का मतलब क्या होता है? भेष रोग भीम जयतीति भेषजः। रोग के भय को जीतना, मतलब रोग के भय को जीतने के लिए, जो रोग से जो डर होता है उसको जीतना भेषज कहलाता है। कल्पना क्या होती है? कल्पनम उपयोगार्थम प्रकल्पनम संस्करण मिति कल्पना। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अनेक प्रकार के कल्प बने जाते हैं उसे कल्पना कहते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के फॉर्मुलेशन जिससे बनाए जाते हैं उसे कल्पना कहते हैं। फिर आता है रस शास्त्र व भेषज्य कल्पना का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। आयुर्वेद के विभिन्न औषध द्रव्यों व रोगों की विभिन्न कल्पनाओं का वर्णन रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना में मिलता है। रस शास्त्र विषय में पारद व लोहा आदि धातुओं का प्रयोग शरीर पर करने हेतु योग्य बनाया जाता है। तो मतलब बेसिकली जो इसका मेन इंपॉर्टेंस है वो है कि पारद, लोहा आदि मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स, ओर, मिनरल्स, इन सब से कैसे रोगी को ठीक करा जाए। अब इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रसशाला। तो ये ऐसे भी आ जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में या 10 नंबर के क्वेश्चन में कि रसशाला का वर्णन करो। रसशाला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रसेंद्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में किया गया है, जहाँ शिक्षण, अभिनव प्रयोग एवं औषध निर्मल आदि कार्य सही से ढंग से संपन्न हो सकते हो, उसे रसशाला में उसे रसशाला से नामांकित किया जाएगा। तो रसशाला बेसिकली एक ऐसी लेबोरेटरी है जहाँ पे औषध बनाया जाता है, औषध को रखा जाता है और उसको पेशेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसे आदर्श रसशाला हेतु 6 बातें विचारणीय है। तो रसशाला में हम मेन 6 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस स्थान पे होना चाहिए, उसका भवन कैसा होना चाहिए, उसका कार्य विभाजन क्या है, अधिकारी कौन कौन होने चाहिए, कर्मचारी कौन होने चाहिए और योग्य औषधि कौन कौन सी रसशाला में होनी चाहिए। तो एक एक करके इसको देखेंगे। सबसे पहला आता है स्थान या योग्य स्थल। आतंक रहित देशे धर्म राज्य मनोरमे माम हेरव रोपते समृद्धे नगरे शुभे। भय या आतंक से रहित देश, जिस देश में लड़ाई वगैरह ये सब ना हो रही हो, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट हो, वहां पर नगर के पूर्व दिशा में स्थित या फिर उत्तर दिशा में या फिर ईशान कोण में स्थित ऐसे स्थान पे रसशाला बनानी चाहिए। धर्म प्राण देश, जहाँ शिव पार्वती का पूजा स्थल हो, जहाँ पे शिव पार्वती की पूजा होती हो, जहाँ प्रचुर जल औषधियां उपलब्ध हो, जहाँ पे जल औषधियों की कमी ना हो। समृद्ध नगर में, तो ऐसी जगह पे रसशाला का स्थान होना चाहिए। फिर भवन कैसा होना चाहिए उसका? ऊंची 4 दीवारी युक्त हो, सम्यक खिड़कियों से युक्त हो और जहाँ की दीवार दिव्य चित्रों से युक्त हो। मतलब जहाँ की दीवारों में अलग अलग दिव्य चित्र हो जो रसशाला से रिलेटेड हो, जो शिवजी पार्वती की या फिर दिव्य चित्र हो आदि। फिर आता है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन में ऐसे बताया गया अलग अलग दिशा में अलग अलग काम होना चाहिए, अलग अलग दिशा में अलग अलग औषधि, अलग अलग कर्म जो है वो रखे रहने चाहिए। तो हम सबसे पहले दिशाएं देखेंगे। ऊपर की तरफ को हम बोलते हैं उत्तर दिशा, साउथ डायरेक्शन को हम बोलते हैं दक्षिण दिशा, ईस्ट को हम बोलते हैं पूर्व दिशा और वेस्ट को हम बोलते हैं पश्चिम दिशा। उत्तर और पूर्व की जो मध्य में दिशा होती है उसको हम बोलते हैं ईशान कोण। जो पूर्व और दक्षिण के बीच में होती है उसे हम बोलते हैं अग्निकोण। जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में होती है उसे हम बोलते हैं नैऋत्य कोण। जो उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है उसे हम बोलते हैं वायव्य कोण। तो इसको याद करने का एक तरीका, जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं ईशान कोण, ईशान कोण की जो डायरेक्शन है वो पंजाब की डायरेक्शन में आ रहा है, जहाँ पे पंजाब पड़ता है। तो ऐसा जैसे ईशान नाम का जो एक लड़का है वो पंजाब से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे पड़ता है श्रीलंका। तो श्रीलंका में हनुमान जी ने आग लगा दी थी, हनुमान, तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं अग्निकोण। फिर ये जो नेतृत्य कोण है वो मुंबई की डायरेक्शन में पड़ता है। तो ऐसे मान लो कि जैसे मुंबई के लोगों के नेत्र जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो नेतृत्य कोण। फिर उत, फिर उत्तर और पश्चिम के मध्य में अग्निकोण के एकदम अपोजिट वायव्य कोण।
उत्तर की दिशा में धातुविद आदि वेद कर्म संस्कार होते हैं। ईशान कोण की दिशा में सिद्ध वस्तु तैयार करके, मतलब जो हमने फॉर्मेशन बना दिया वो सिद्ध वस्तु तैयार करके रखनी चाहिए। पूर्व की दिशा में रस भैरव स्थापना करते हैं, मतलब जो भैरव हैं उनकी स्थापना वहां पे करते हैं। अग्निकोण, अग्निकोण की दिशा में अग्नि कार्यों का प्रबंध करते हैं। तो मतलब जितने भी अग्नि शस्त्र कर्म होते हैं वो सब अग्निकोण की दिशा में करते हैं। दक्षिण की दिशा में पाषाण कर्म, कूटने पीटने घोटने इन सब का काम करते हैं। मतलब औषधियों का निर्माण करते हैं जिसमें कूटना पीटना या फिर घोटना इन सब का काम हो, मतलब बेसिकली पाषाण कर्म जहाँ पे किया जाए। नेतृत्व कर्म में शस्त्र कर्म करते हैं सारे। पश्चिम में प्रक्षालन, मतलब धोने आदि का, कुछ धोना हो इन सब का, मतलब पानी का काम बेसिकली वो पश्चिम की दिशा में करते हैं। वायव्य कोण मतलब शोषण, सूखने का कार्य, अगर हमें कुछ औषधि कोई सुखानी है या फिर कुछ करना है तो वो हम वायव्य कोण की दिशा में करते हैं। तो ये हो गया कार्य विभाजन। फिर आता है अधिकारी, सुपरवाइजिंग स्टाफ हमें कौन कौन सा चाहिए होगा रसशाला में। रस वैद्य की जरूरत होगी, जिसको रस शास्त्र का अध्ययन हो, मतलब शास्त्र का ज्ञान हो, वनस्पतियों के नाम रूप भेद आदि ये सब पता हो, जो दयालु हो, ऐसा हमें रस वैद्य चाहिए होता है। निघंटुज, फार्माकोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं। वार्तिक, केमिस्ट। सर्वदेशित भाषाविद, मतलब लिंग्विस्ट, एक हमें जिसको सारी देशों की भाषा का ज्ञान हो, एक ऐसे अधिकारी की जरूरत पड़ती है। निधि साधक, दैट इज अकाउंटेंट। तो ये थे कुछ सुपरवाइजिंग स्टाफ। फिर आता है किन कर्मचारी, मतलब किन वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। भेषज आहरणकर्ता, मतलब जो ड्रग कलेक्टर हो। रस कर्म सहायक, जो फार्मेसी असिस्टेंट हो। बलि साधक, जो सिक्योरिटी गार्ड हो। और परिचारक, अटेंडेंट। तो ये है कुछ कर्मचारी जिनकी जरूरत हमें रसशाला में पड़ती है। फिर आता है रसशाला में संग्रह योग्य औषधियाँ, किन कैसी कैसी औषधियाँ वहां पे होनी ही चाहिए। सभी महारस, उपरस, साधारण रस, धातुएं, उपधातुएं, रत्न, उपरत्न, सुधा वर्ग के द्रव्य, पारद, पंचलवण, त्रिशार, अम्ल वर्ग, त्रिकटु, त्रिफला, सरसों, राई आदि, ये सब औषधियाँ रसशाला में होनी चाहिए। तो ये हो गया रसशाला कंप्लीट। फिर आता है रस मंडप निर्माण। अब रस मंडप क्या होता है। रसशाला के समीप समतल स्थान में रस मंडप को बनाए। तो मतलब रसशाला के पास में कोई एक ऐसा समतल स्थान हो, मतलब जो ऊपर नीचा उबड़ खाबड़ ना हो, जहाँ पे एकदम समतल स्थान हो, वहां पे रस मंडप का निर्माण किया जाता है। रस मंडप अति सुरक्षित, लंबा, चौड़ा और सुंदर दरवाजे से युक्त तथा हवा पताका और फूलों आदि से सजाया हुआ होना चाहिए। तो जो रस मंडप होना चाहिए वो बड़ा सा सुंदर सा, मतलब जहाँ पे फूलों की माला से जो सजाया गया हो, ऐसा होना चाहिए। वह मंडप ढोल घंटों शहनाई आदि के शब्दों से गूंजते रहना चाहिए। वहां पे ढोल घंटों शहनाई ये सब रखे रहने चाहिए। तो बेसिकली रस मंडप में हम शिवलिंग को रखते हैं। तो जैसे जो पूजा ग्रह होता है हमारा, वो बहुत सुंदर सजाया हुआ होता है, जहाँ पे शंख ढोल वगैरह रखे हुए होते हैं। तो उसी प्रकार रस मंडप का रसशाला के समीप निर्माण करना चाहिए। मंडप की जमीन बहुत मजबूत होनी चाहिए और दर्पण के समान चमकने वाली होनी चाहिए। मतलब शीशे के समान चमकने वाली होनी चाहिए, इसका मतलब है कि एकदम सुंदर होनी चाहिए वो जमीन भी साफ सुथरी। फिर आता है रस मंडप में रसलिंग की स्थापना। तो अब रस मंडप के बीचों बीच में रसलिंग रखे जाते हैं। तो वो कैसे बनते हैं। रस मंडप के मध्य में शुद्ध स्वर्ण पर 3 निशक तथा शुद्ध पारद 9 निशक लेकर इन दोनों को नींबू रस से घोटकर पिट्ठी बनाकर उसका शिवलिंग निर्मल करके नींबू रस डालकर डोला यंत्र के द्वारा कांजी में एक दिन स्वेदन करें और स्वच्छ जल से धोकर उस रसलिंग की स्थापना करें। इसके बाद सुंदर अनेक उपचारों से विधि पूर्वक पूजा करें। तो इसमें बोला गया है कि स्वर्णपत लेना है हमें 3 निशक 12 ग्राम और शुद्ध पारद 9 निशक लेना है 36 ग्राम। तो इनको लेकर नींबू रस में घोटकर एक पिट्ठी बनानी है, जिससे हमें शिवलिंग का निर्माण करना है। तो फिर उसके बाद नींबू रस डालकर डोला यंत्र के द्वारा कांजी में इसका स्वेदन कराना है और फिर उसके बाद उसको निकाल के स्वच्छ जल से धोकर रसलिंग की स्थापना हमें रस मंडप के बीचों बीच करनी है। उसके बाद सुंदर अनेक उपचारों से विधि पूर्वक पूजा करें।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रसायन। शरीर के अंतर्गत रस रक्तादि धातुओं का निर्माण पोषण करना और उनकी विकृति से उत्पन्न दोषों रोगों का नाश करने में समर्थ औषधि रसायन कहलाती है। तो मतलब शरीर के अंतर्गत जितने भी धातुएं होती हैं उनका निर्माण करना, उनका पोषण करना और उनमें कोई विकृति उत्पन्न हो जाए तो उन रोगों का भी नाश करने में जो समर्थ औषधि होती हैं उनको हम रसायन बोलते हैं। रसायन से ओज, कांति, तेज प्राप्त होता है। रसायन से हमें इम्यूनिटी मिलती है, कांति मिलती है और तेज मिलता है। रसायन वृद्ध अवस्था रोगों का शमन करता है। तो जो वृद्ध अवस्था जन्य रोग होते हैं जितने भी, उनको नष्ट करता है। रसायन द्रव्यों के कर्म का बोधक है। रस से द्रव्य का बोध होता है जबकि रसायन उसका गुण धर्म है। तो रस और रसायन में डिफरेंस क्या है? जो रस है, रस से द्रव्य का बोध होता है और जो रसायन है, रसायन से द्रव्यों के गुण धर्म और कर्म का बोध होता है। चतुर्विध रसायन, तो ये 4 रसायन बताए गए हैं। अब आता है अगला टॉपिक, रस शास्त्र का विकास कर्म, मतलब रस शास्त्र की कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। वैदिक कर्म, महाभारत काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा, मनुस्मृति, संहिता काल में रस शास्त्र और रस शास्त्र के ग्रंथ। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आता है वैदिक काल। तो वैदिक काल में भी रस शास्त्र के कुछ रसों का वर्णन किया गया है। वैदिक काल से इसका आरंभ माना गया है, मतलब रस शास्त्र का जो आरंभ है वो वैदिक काल से माना गया है। तो ऋग्वेद में वाम्र धातु प्लस स्वर्ण के प्रयोग का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में स्वर्ण, लोह और त्रियो इनका वर्णन किया गया है। स्वर्ण को हिरण्य बोला गया है, लोह को अपस और त्रियो को वंग बोला गया है। अथर्ववेद में पारद का वर्णन किया गया है पक्षी से संबंध करके, और स्वर्ण लोह का वर्णन रक्त धातु में बताया गया है। फिर आता है महाभारत काल। अब महाभारत काल में कहाँ वर्णन किया था रस शास्त्र के रसों का? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को अपने पति के साथ जाते समय 10 मनुष्य के भार के बराबर कृत्रिम एवं प्राकृतिक स्वर्ण मोहरें दान दी थी। तो महाभारत में लिखा हुआ है कि जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा को अपने पति के साथ जाते समय स्वर्ण मोहरें दी थी। तो इसमें स्वर्ण का वर्णन किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि धातुओं का ज्ञान था, किंतु लोह का ज्ञान बाद में हुआ। लोह का भी ज्ञान था पर वो बाद में हुआ था। फिर आता है कौटिल्य अर्थशास्त्र। है धातुओं एवं खनिजों का विस्तृत वर्णन है, जैसे स्वर्ण धातु, लोह, रत्न, पारद के द्वारा बनाए गए स्वर्ण का वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में है। हिंगुल, एचजीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि एचजीएस का वर्णन कहाँ पे है, हिंगुल का वर्णन कहाँ पे था? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में था। फिर आता है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। इस टाइम पे जो खुदाई हुई थी उसमें स्वर्ण, रजत, ताम्र, सीसा, कांस्य, हरिवासम, नीलम, अकेक, हड़ताल, शिलाजीत, शंख आदि द्रव्य प्राप्त हुए थे। अब आता है मनुस्मृति। मणिया, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, कांस्य, पीतल, त्रयु और शीश से बने पत्रों का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संहिता काल में। इससे एमसीक्यू बनते हैं बहुत सारे। चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में पारद का उल्लेख केवल एक बार ही आता है। चरक संहिता में कौन कौन से द्रव्यों का उल्लेख और कहाँ कहाँ है वो हम पढ़ेंगे। चरक संहिता में पार्थिव द्रव्यों में स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि का उल्लेख है, रत्न का उल्लेख है, खनिजों का उल्लेख है और अयस्कृति, लोहा आदि रसायन का नाम चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में आता है। अब आता है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में महाकुष्ठ चिकित्सा अध्याय में अयस्कृति नाम आया है। रस द्रव्य, कशिश और टंकन का उल्लेख है। पारद, लोह, अंजन में रक्त स्तंभक का उल्लेख सुश्रुत संहिता में मिलता है। फिर आता है अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह 6वीं शती में लिखी गई थी। इसमें अंधमुषा, धातु भस्म का उल्लेख है। अयस्कृति का प्रयोग प्रमेय में बताया गया है। समुद्र फेन, ये जो एक रत्न है, इसका उल्लेख भी अष्टांग संग्रह में मिलता है। अब आता है रस शास्त्र के ग्रंथ।
इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी शताब्दी में किस रचनाकार ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। 8वीं शताब्दी में नागार्जुन ने रस रत्नाकर, रसेंद्र मंगल, कक्षपुट ग्रंथ लिखे थे। 8वीं शताब्दी में आचार्य नंदी ने नंदी तंत्र लिखा था। 9वीं शताब्दी में व्याड़ी ने रस सिद्धि शास्त्र और धातुक शास्त्र लिखा था। 10वीं शताब्दी में भिषुक गोविंद ने रस हृदय तंत्र लिखा था। अब ये कुछ और ग्रंथ भी बताए हैं। अल्बरूनी 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। इब्न बतूता 13वीं शताब्दी में, सिद्ध नागार्जुन 8वीं शताब्दी में। अभी लास्ट टॉपिक आता है आधुनिक युग से प्रकृति, मतलब रिसेंट डेवलपमेंट की वजह से क्या क्या रसशास्त्र में अफेक्ट पड़ा है, क्या क्या प्रगति हुई है, उसकी विकास हुआ है। आधुनिक तकनीकों और विज्ञान के साथ संगठित नई औषधि की संरचनाएं, नई नई मेडिसिन और ज्यादा डेवलप हुई है, नई उपयोगी तकनीकें, नई टेक्नोलॉजी आई है, नई मशीन्स बनी है, तो नए नए तरीके से औषधि बनाने के तरीके भी बने हैं। रासायनिक औषधियों की संख्या, गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार आया है। तो ये हो गया चैप्टर खत्म। थैंक यू।